नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपकमिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। और जैसा कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम में कुछ ही समय रह गए हैं शेष, और हम लोगों को बहुत ही बढ़ चढ़ के एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिसेस बढ़ा देने चाहिए। और इसी क्रम में है जुड़ चुके हैं हम आपके साथ फिर से एक बार 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट को लेके। आज प्यारे बच्चों होने वाला है हम लोगों का पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया है। तो जिस भी बच्चे ने उन पार्ट 1 पार्ट 2 के बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जाके देखिए उन वीडियोस को। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जल्दी से आके आप लोग देखिए। फिर उसके बाद आप लोग पार्ट 3 को देखिएगा एकदम सीक्वेंस में। और इन सभी क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज के पार्ट 3 बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के वापस से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज अगर हम लोग ये 30 एमसीक्यूज़ को पूरे अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो हम लोग टोटल 90 क्वेश्चंस बिजनेस मैनेजमेंट के पूरे कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन इंसिस्ट ऑन एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉय। क्या ऐसा है? फेयर रेम्युनरेशन बिल्कुल सही बात है। एडिक्वेट सैलरी, पर्याप्त मात्रा में हम सैलरी प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को, यही कहता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। दूसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टैटिक और एब्सोल्यूट इन नेचर। क्या ये बात सही है? सर गलत कह रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। क्या? डायनामिक होता है। और एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये तो सही कह रहा था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेंड द मैनेजर टू अडॉप्ट द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन राइट डायरेक्शन। ये भी सही बात है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, तो गलत तो यही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट है आंसर, यही पूछा है आपके सवाल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Taylor advocate unity of command so that each worker get order from one boss only। क्या ऐसा है क्या? सर टेलर जी ने कहा था ये बात? तो हेनरी फ्यूल जी ने कहा था। बहुत ही गलत बात है यहाँ पे। टेलर जी ने नहीं कहा था सर। ये हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल में से इनका ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। टेलर पुट हिज आइडिया टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो सही है। टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या पूछा? टेलर प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है सर, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। Next question. A salesperson is asked to finalize the deal with customer. The marketing manager allow him to give a discount of 10%, but the finance manager 25%। भैया यहाँ पे जो है, यहाँ पे गड़बड़ है किस चीज़ का? कौन से प्रिंसिपल का? सर यूनिटी ऑफ कमांड का गड़बड़ी है। कमांड में यूनिटी नहीं है। आप कह रहे हो 10% डिस्काउंट देने को, दूसरे फाइनेंस मैनेजर कह रहे 25% डिस्काउंट दीजिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का वायोलेशन किया जा रहा है। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क्स ए फोरमैन टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट स्कूटर पर डे, but he did not give him the authority to requisition tool and material from the store department। आपने उनको काम तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन उनको पावर नहीं दिया, उनको अथॉरिटी नहीं दिया, तो कैसे वो काम करेंगे फिर? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यहाँ पे वायोलेशन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। सर ये स्टाफिंग का काम है, स्टाफिंग का काम है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ मैनेजर इज कॉल्ड। सर इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। आगे क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट क्रिएट डिस्प्यूट्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सर क्या बात कर रहे हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या लड़ाई लगवाने के लिए होता है ये प्रिंसिपल, ये मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? सर बहुत गलत बात है, ये तो इनकरेक्ट पूछा है, यही इनकरेक्ट है। क्या सर बाकी सारे स्टेटमेंट को भी चेक कर लेना चाहिए एक बार? बिल्कुल चेक कर लीजिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है? सर बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर अपने अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को लेके चलते हैं, तो सबको अगर हम काम बांट देंगे तो समय पे मेरा काम पूरा हो जाएगा, समय से पहले भी मेरा काम पूरा हो सकता है। यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से क्या सर, सबका मोराल हाई रहता है? बिल्कुल, सबका कॉन्फिडेंस पावर हाई रहता है, सबको ऐसा लगता है कि मुझे भी एक जिम्मेदार एम्प्लॉय समझा जा रहा है, तभी मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है। इट अकम्प्लिश गुड कम्युनिकेशन, क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन अच्छा होता है सबके बीच में? बिल्कुल सही जवाब है सर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यही हो जाता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल से कोई डिस्प्यूट्स पैदा नहीं किया जाता सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच, गलत कह दिया ये। An electronic company is facing a problem of declining market share due to increased competition from other new and existing player in the market. It is the competitor, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, क्योंकि इंक्रीज कंपटीशन बढ़ जा रहा है मार्केट में, जैसे जैसे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। इट्स कंपटीटर्स आर इंट्रोड्यूसिंग लो प्राइस मॉडल, कंपटीटर जो है कम दाम में प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, बेहतर प्रोडक्ट को। मास कंज्यूमर हु आर प्राइस सेंसिटिव, फॉर ए क्वालिटी कंसिक्वेंस कंज्यूमर कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल विथ एडेड फीचर। और जो प्राइस सेंसिटिव है उनके लिए कम दाम का भी सामान निकाल रहे हैं, और जिनको प्राइस से नहीं, जिनको क्वालिटी चाहिए बेहतर, उनके लिए बहुत इनोवेटिव फॉर्म में क्वालिटी भी निकाल रहे हैं। तो इस दिस टाइप ऑफ प्लान नीडेड टू प्रिपेयर अंडर द सिचुएशन। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। सर ये स्ट्रैटेजी हो जाएगा। हम कंपटीटर्स को देखते हुए पहले मार्केट में देख लिए कि कंपटीटर कैसे हैं, उसके बाद मैंने दो कैटेगराइज किया कि भैया जिनको प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनके लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करो, और जो क्वालिटी सेंसिटिव है, क्वालिटी सेंसिटिव, उनके लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो उनको। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एजर्शन रीजन का सवाल। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट द अपर लेवल इज जनरली नैरो वाइल एट ए लोअर लेवल स्पैन इज वाइड। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सर ये बात सही है बिल्कुल। लोअर लेवल पे स्पैन वाइड हो जाता है, अपर लेवल पे नैरो रहता है, ठीक है ना। रीजन, द टास्क एलोकेटेड टू सबऑर्डिनेट एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर मोर स्पेसिफिक and thus making supervision easy and simple. The task allocated to subordinate at the lower level of management ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, and thus making supervision, इसीलिए सुपरविज़न करना आसान हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लोअर लेवल में वाइड होते हैं। तो रीज़न भी करेक्ट है, एजर्शन के सपोर्ट में है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे, फिर वही एजर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। क्या ये सही बात है? सर मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, इसे कंटिन्यूसली परफॉर्म करना चाहिए। रीजन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट आर क्विकली चेंज टू कोप विद द चेंजिंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। सर इसीलिए तो डायनामिक है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बदलता रहता है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता रहता है वैसे ही वैसे हमें अपने पॉलिसी प्रोसीजर में क्विक चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसीलिए तो ये डायनामिक है, क्योंकि ये बदलते रहता है और बदलाव करना ज़रूरी भी है। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन एजर्शन का, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट। सर सही बात है, प्लानिंग इज नॉट ए मेंटल एक्सरसाइज। सर रीज़न तो वैसे ही गलत हो गया, हमें सपोर्ट में जाना ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज,
ठीक है। और अगर रीज़न सही हो जाता तो क्या सही ये इसका सपोर्ट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन होता? नहीं सर, क्योंकि पहले में मैनेज प्लानिंग के परवेसिव फंक्शन की बात की जा रही है और दूसरे में प्लानिंग किस तरीके का एक्सरसाइज है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज की कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोनों फिर भी सही हो जाता, लेकिन दोनों रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब भी नहीं हो पाता, ठीक है ना, क्योंकि पहला एजर्शन जो है मैनेजमेंट प्लानिंग के परवेसिव फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे रीज़न अब तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि रीज़न ने कह दिया प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, जबकि वास्तविक में क्या है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। तो ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ, एजर्शन रीज़न का फिर वही क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या फंडामेंटल एलिमेंट है मैनेजरियल प्रोसेस का? क्या ये बात सही है? सही है क्या ये बात? बिल्कुल हाँ सर, ये बात तो सही है कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग जो है वो एक फंडामेंटल एलिमेंट तो है मैनेजमेंट प्रोसेस का, ये तो सही है। इरिवर्सिबल डिसीजन कैन बी अनडन और चेंज। अरे जो डिसीजन इरिवर्सिबल है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो भैया? जो डिसीजन इरिवर्सिबल है उसको आप कैसे चेंज कर पाओगे? आप कह रहे हो वो चेंज हो सकता है, रीज़न गलत हो गया, तो एजर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्टर विच आर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्टर विच आर प्रिवेलिंग इन दी। क्या कंट्रोलिंग उस फैक्टर पे बेस्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन पे चल रहा है, उसी के आधार पर हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं? बिल्कुल सर, ये उन फैक्टर्स पर बेस्ड है जो कि प्रिवेलिंग है ऑर्गेनाइजेशन पे। क्या है? जो कि प्रिवेलिंग है, एजर्शन सही है। कंट्रोलिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल फैक्टर विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कंट्रोलिंग हमारे इंटरनल चीज़ों से चलता है, एक्सटर्नल चीज़ों से वो से उसके उसका कोई नाता नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि सर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का भी, रीज़न सही भी है कि कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं, कंट्रोलिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी कंट्रोलिंग आपका एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने इंटरनल फैक्टर्स में हमेशा बदलाव लाएगा, कोई भी डेविएशन आएगा, कोई भी चेंजेस आएगा, ठीक है। चलिए, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, induction is concerned with the process of introducing new employee in the organization। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इंडक्शन इंश्योर राइट पर्सन डूइंग द राइट जॉब। सर ये तो गलत बात हो गया, इंडक्शन इंश्योर नहीं करता है, इंडक्शन इंश्योर नहीं करता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ये प्लेसमेंट की बात कर रहे हो आप, प्लेसमेंट का मतलब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस डूइंग द राइट जॉब, ठीक है, ये होता है। तो ए करेक्ट होगा एंड आर इज इनकरेक्ट हो गया। ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। प्यारे बच्चों अगला जो सवाल है आप सबके सामने वो है हमारा मैच द कॉलम से। अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव ये टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना, अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लासिकल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, सर ये स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सोशल होगा कि कैसा होगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत आसान सा था, तो ए का यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए का थर्ड हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4th हो गया और डी का 2 हो गया। 3142, क्या 3142, तो 3142 यह आपका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन आ गया
स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर और फीचर से रिलेटेड, ये मैच द कॉलम। सबसे पहले क्लासिकल स्टाइल, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस फेयर है। तो लेजिस फेयर किसको देंगे? उन एम्प्लॉयज़ को जो कि कम क्या हो, हमारे कम लेस सुपरविजन की जहाँ पे ज़रूरत हो, क्या लेस सुपरविजन, लेस सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑटोक्रेटिक। तो पहले बच्चों ऑटोक्रेटिक का हमें पता है कि हम पूरा कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो एक्सर्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए का हो जाएगा फोर्थ, सर बी का हो जाएगा थर्ड, सी का क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सर ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन, डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल का रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग विजन और एन इंस्पिरेशनल लीडर और एन इंस्पिरेशनल लीडरशिप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी का वन हो जाएगा, डी का वन। 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए कौन सा है? 4 3 2 1 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। 4 3 2 1। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम, मैच द कॉलम भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट और उनके फंक्शन से रिलेटेड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? सर ये असेंबल करता है सारे के सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम है? कलेक्टिंग द रिपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग। सर ये मिडिल मैन का काम करता है ना, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये रिपोर्ट्स को कलेक्ट करता है और पहुंचाता है टॉप तक, ठीक है। तो बी का वन हो जाएगा और ए का थर्ड हो जाएगा, सी और डी का। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम है प्यारे बच्चों? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का सर लोअर लेवल रिपोर्ट करता है वर्कर, क्योंकि ये लोग वर्कर के साथ सीधे जुड़े रहते हैं, तो वर्कर के ग्रीवांसेस को, शिकायतें को, प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, मिडिल तक पहुंचाते हैं, फिर मिडिल वाले टॉप तक ले जाते हैं, ठीक है। तो सी का हो गया टू, सी का टू हो गया, तो डी का फोर्थ हो जाएगा। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग दी वर्कर, among the worker, maintaining discipline among the worker, ठीक है ना, maintaining discipline among the worker। चलिए, तो डी का 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। अच्छा एक मिनट, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, 3 1 2 3 हो गया, इसको कर लीजिए 4, 3 1 2 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड, सर यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि जहाँ वर्कर को फोरमैन कहते हैं कि इंक्रीज द क्वांटिटी बट मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा एग्जाम्पल, unity of command, the mission of a company to provide quality good at affordable price of consumer, this should serve as डायरेक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, डायरेक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। तो क्या हो जाएगा सर? ये हमारी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, डिवीजन ऑफ वर्क की। देखिए, द मिशन ऑफ ए कंपनी इज टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ कंज्यूमर, दिस शुड बी सर्व एज ए डायरेक्शन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। ओके, सर्व एज ए डायरेक्शन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। तो सी का क्या हो जाएगा सर? सी का वन हो जाएगा। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो सी का वन हो जाएगा। तो सी का वन मिल गया हम लोगों को। उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल, बी को देख ले, रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। तो रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल मीन्स कि वर्कर आस्क्ड बाय फोरमैन टू इंक्रीज द क्वांटिटी, नहीं। ए वर्कर इज आस्क्ड टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर हिज डे वर्क, ही मस्ट बी गिवन एडिक्वेट वेज फॉर द एक्स्ट्रा टाइम। ये हो गया रेमुनरेशन की बात, ठीक है ना।
एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा। तो हो गया बी का थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। पब्लिकेशन ऑफ ए बुक इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन विच शुड बी परफॉर्म बाय डिफरेंट पर्सन। यही तो बात है डिवीजन ऑफ वर्क, कि पब्लिकेशन का काम बहुत सारे टाइप ऑफ काम करने पड़ते हैं, तो जहाँ पे हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी का फोर्थ हो गया, डी का फोर्थ हो गया। ठीक है, डी का फोर्थ। तो बी का थर्ड हो गया, सी का वन, डी का फोर्थ और ए का टू हो गया। यूनिटी ऑफ कमांड, ए वर्कर आस्क्ड बाय फोरमैन टू इंक्रीज द क्वांटिटी बट मार्केटिंग मैनेजमेंट वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। एक क्वालिटी चाह रहा है, एक चाह रहा है क्या, क्वांटिटी को इंक्रीज करे। एक को क्वालिटी चाहिए, एक को क्वांटिटी। तो यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन कर रहा है कहीं ना कहीं ये। ठीक है, तो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड। 2314 देख लीजिए, 2314, 2314 सी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम। देखिए मैच द कॉलम से घबराना नहीं है, मैंने मैच द कॉलम को सवालों को एकदम सीक्वेंस में इसलिए जोड़ा है क्योंकि अक्सर बच्चे, प्यारे बच्चे की मैच द कॉलम से भागते रहते हैं, तो मैच द कॉलम से बिल्कुल ना भागे आप लोग। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बताइए। मैनेजमेंट शुड डिसाइड द मेथड ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन इंस्टेड ऑफ लीविंग दिस टू द डिस्क्रिशन ऑफ वर्कर, ये कौन सा है सर? ये तो इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि वर्किंग कंडीशन, ये नहीं कि वर्कर के ऊपर इस बात को छोड़ दे। तो क्या कह रहा है ये, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इसमें। तो ठीक है ना, तो डी का क्या हो गया, डी का वन हो गया। enable the management to innovate the best method of doing work, especially work standard, and to provide the necessary incentive for motivation. Enable management to innovate the best method of doing work. So science not rule of thumb. आपको लाना है वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड तय करना है, एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव फॉर मोटिवेशन। तो ए का टू हो गया। अब बात आ गई बी और सी की। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है कि मैनेजमेंट मस्ट डेवलप ए पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद द हारमोनी इन इंडिविजुअलिज्म। तो क्या हो गया, बी का थर्ड हो गया और सी का क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसी को कहते हैं ना हम लोग कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वन, 2341, 2341 ये ऑप्शन होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सर क्या आप मैच दी कॉलम बार बार लेके आ रहे हैं, कब से हम लोग मैच दी कॉलम ही कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों 2-3 मैच दी कॉलम और कर लेते हैं भाई, हम नहीं चाहते कि मैच दी कॉलम आप लोगों से छूटे। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों से मैच दी कॉलम छूटे, आप मैच दी कॉलम को देख के भागते रहे? बिल्कुल नहीं ना, तो हम भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो हम आपके साथ इन सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस, एट वन हैंड, एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली, यही तो सेंट्रलाइजेशन है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस और एट वन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। तो ए का 2 हो जाएगा, बी फिर सी फिर डी। स्केलर चेन क्या होता है सर? स्केलर चेन ये कहता है कि हमें एक सीक्वेंस में सभी से कम्युनिकेट करना है, कौन किसका सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, ये पता होना चाहिए। बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम किसी से भी जहाँ ज़रूरत पड़े हम उनसे तुरंत डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे तुरंत डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव और अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्केलर चेन। तो क्या हो गया हमारा, बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड। प्यारे बच्चों स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है सर? स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब सबको साथ में लेके चलना है। द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन, द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन विच यूनाइट्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप।
सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, लेके चलना है। तो सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, तो डी का वन हो जाएगा। राइट टू गिव ऑर्डर, अथॉरिटी हो गया ना, राइट टू गिव ऑर्डर, देखिए अथॉरिटी लिखा है क्या, हाँ, डी का फोर्थ हो गया ना। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, राइट टू गिव ऑर्डर, राइट टू गिव ऑर्डर, डी का वन हो गया। तो 2 3 4 1, प्यारे बच्चों 2 3 4 1 कौन सा आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्योल के प्रिंसिपल और उनके फीचर्स है। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज को वेज सही तरीके से वेजेस दे, सैलरी दे, रीजनेबल रेट से दे, इक्विटेबल रेट से दे, जात के प्रति, धर्म के प्रति कोई भेदभाव ना हो रेम्युनरेशन पे करते समय। तो वेजेस पेबल शुड बी फेयर, रीजनेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ए का फोर, ए का क्या हो गया, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ हो गया। बी, सी और डी का क्या होगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, सबके में सबके साथ हम लोग बराबर बराबर तरीके से चले, फेयर तरीके से चले, मतभेद ना करे, भेदभाव ना करे किसी के साथ भी हम, ठीक है ना। तो यानी कि इम्पार्शियलिटी ना हो। द मैने देखिए मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल वाइल डीलिंग विद देयर subordinate, and there should be no discrimination on the ground of on the basis of sex, religion etc. तो बी का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। सी का स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रिक्वेंटली द पीरियड ऑफ द सर्विस इन ए पोजीशन। टेन्योर में स्टेबिलिटी मतलब सबको टर्मिनेट ना करे जल्दी जल्दी, सबसे पूछे किसका क्या, किसे क्या चाहिए, किसे क्या नीड है, उसके हिसाब से आप काम करें, ठीक है ना, ताकि कोई भी काम छोड़ के ना जाए जल्दी जल्दी। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, गुडविल गिर जाएगा, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रिक्वेंटली, द पीरियड ऑफ सर्विस इन ए पोजीशन शुड बी फिक्स। तो सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया, डी का वन हो जाएगा। इनिशिएटिव एम्प्लॉय को एनकरेज करे, डेवलप करे टू कैरी आउट द प्लान एंड इम्प्रूव फॉर इम्प्रूवमेंट, तो डी का वन हो गया, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अच्छा, आप लोग इतना बोर हो ही रहे हैं तो आप लोगों के लिए आखिरी मैच दी कॉलम, स्पिरिट दी कॉप्स। देखिए अलग अलग तरीके से मैच दी कॉलम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग इससे बिल्कुल भी घबराए ना मैच दी कॉलम से। मैच दी कॉलम को अपना दोस्त बना ले आप। स्पिरिट दी कॉप्स, सर यूनिटी होना चाहिए सबके बीच में, यूनिटी अमॉन्ग द पर्सनल कैन अकम्प्लिश कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ए का सेकेंड हो गया सर, ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तो सर वर्कर सिक्योर फील करे अपने आप को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें दे, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ऑर्डर, फ्योल सेड दैट देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन दैट प्लेस, तो सर सी का वन हो गया, सी का वन। तो डी का थर्ड हो जाएगा। स्केलर चेन, इट एस्टेब्लिश ए चैनल थ्रू विच द कम्युनिकेशन विल पास, तो डी का थर्ड। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 देखिए कहाँ पे है सर, ऑप्शन सी दिख रहा है 2 4 1 3। चलिए लास्ट लास्ट था मैच द कॉलम का। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर आर 4 मेन एक्टिविटी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सनल। द जनरल मैनेजर इज प्लानिंग टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी अडॉप्टेड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल, इनफॉर्मल की डिविजनल। सर फॉर्मल तो ये होता है कि कौन किसका सुपीरियर पीयर सबऑर्डिनेट हो, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये फंक्शनल में होता है कि काम के आधार पर, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, एडवर्टाइजमेंट अलग, इसके हिसाब से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फंक्शनल। इनफॉर्मल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑफिशियल स्ट्रक्चर। डिवीजन, जहाँ पे डिवीजन के आधार पर, जैसे हम मान लीजिए कि हम शूज़ भी बना रहे हैं, हम शर्ट भी बना रहे हैं, हम मेकअप प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसके आधार पर जब डिवीजन बन जाए वो होता है डिविजनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एंड टेक्सटाइल, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये डिविजनल हो गया, अभी तो आपने बताया, ठीक है ना, ये ऊपर अभी तो मैंने बताया, तो ये डिविजनल हो गया। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अनिल रन ए लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, he want to expand his business. For this he want to enter for this he want to expand his business. For this he want to enter into the manufacturing of locks for car as an ancillary company. मतलब कि अनिल रन करता है लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को, वो चाहता है कि अपने बिजनेस को और वो बढ़ाए, ठीक है ना, वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को और बढ़ाए, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कार के लॉक्स को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, कार के लॉक्स को एज एन एंसिलरी कंपनी के रूप में, ठीक है ना, एज एन एंसिलरी कंपनी के रूप में। तो बाय डूइंग दिस हिज कंपनी विल बी एबल टू प्रोवाइड बाय डूइंग दिस इज एबल टू प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट टू कार मैन्युफैक्चरर। हाँ, ऐसा करने से वो बहुत सारे प्रोडक्ट कार मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टू कार मैन्युफैक्चरर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूजन बाय हिम फॉर हिज फैक्ट्री इज। तो सर हमें इसका करेक्ट आंसर लग रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है, डिविजनल स्ट्रक्चर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल। तो सर इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following statement is correct? Authority and responsibility always flow upward. Authority and responsibility always flow downward. Authority flow downward and responsibility flow upward. Authority flow upward and responsibility flow downward. बताइए क्या हो जाएगा? सर अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होता है। अथॉरिटी हम अपने सबऑर्डिनेट को असाइन करते हैं, टॉप के पास होता है, टॉप वाला अपने लोअर वाले को हमेशा अथॉरिटी असाइन करता है, तो ये डाउनवर्ड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम डैश इट टेक ऑन लाइफ of its own apart from its founder or any of its member, institutionalized, established, culture and mature। सर ये institutionalized होगा। when an organization become institutionalized it take on life of its own apart from its founder or any of its member। institutionalized का मतलब क्या होता है? is a process that alters an organization into its own personality। Next question, organizational development was founded on the belief that using behavioral science method to increase the collaborative problem solving would increase। Organizational development was founded on the belief that using the behavioral science method to increase the collaborative problem solving would increase। क्या बढ़ा देगा भाई इससे? सर ये ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट सर फिर एक मैच द कॉलम लेके आ गया प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल है, ठीक है ना, आखिरी सवाल है भाई, ठीक है। सर मैच द कॉलम लेके नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर ये रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड होता है, बहुत आसान है, देखिए आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर ये फ्लेक्सिबल होता है।
ठीक है। बी का फोर्थ। सर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, सी का 1 हो जाएगा। और सर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। तो 2413, तो 2413 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों ये था पार्ट 3 जिसमें हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज को और डिस्कस किए। इस तरीके से आप लोगों को मैंने 90 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बिजनेस मैनेजमेंट का करवा दिया। डैम श्योर है यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में आगे की यूनिट को लेके। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे नेक्स्ट यूनिट में भी। यूनिट 7 जो है आपका बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो यूनिट है उसमें भी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।